हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ जानकार लोगों से, अपने मेहमान जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अभी हाल ही में मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, जो भी आप कहें, उसने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर कहीं ना कहीं चर्चा भी हुई और कई तरह से सरकार अपनी बेचैनी जाहिर कर चुकी है कि ये सोशल मीडिया हमें परेशान कर रहा है। लेकिन अब एक खबर जो आई है वो बहुत ही दिलचस्प है कि सरकार ने कुछ मंत्रियों की और कुछ नौकरशाहों की एक कमेटी बनाई थी कि मीडिया को आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या कुछ किया जाए। ये बहुत ही दिलचस्प एक खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और ऐसी हुकूमत की जिसने अच्छे खासे ठीक ठाक मीडिया को गोदी मीडिया में बदल दिया हो, उसके अंदर क्या क्या तैयारियां, क्या क्या प्लानिंग होती है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं अपने ख़ास मेहमान रविंद्र कुमार जी से, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें समय दिया। आप बताइए कि ये मीडिया के ज़रिए या मीडिया की वजह से जो सरकार में बेचैनी थी और अब किसी तरह से वो बेचैनी अब बदल गई है सोशल मीडिया की तरफ, आखिर ये क्या कुछ पकड़ा है अंदर अंदर, क्या हालात हैं अंदर से? क्योंकि सरकार ऐसा लगता है कि बड़ी बेचैनी का वक्त गुजार रही है। क्या कुछ है आपका इस पर नज़रिया? इस समय जो सरकार है वो आप एक चीज़ समझिए कि बड़ी डरी हुई है। अच्छा। और वो इससे डरी हुई है कि उन्हें लगता है कि लोग जो है उनके झूठ को पचा नहीं रहे और उल्टे जो है वो झूठ को सुनकर सच बोल देते हैं। नहीं, वो तो बहुत पहले फेंकू एक नाम आया था किसी का। नहीं, फेंकू नाम तो सबसे पहले जब आया था, जब मोदी जी पहली बार दिल्ली चुनाव में रोहिणी में आकर जो है वहाँ पर जापानी पार्क में एक मीटिंग को कर रहे थे एड्रेस। हाँ। तब जो है ये नाम दिग्विजय सिंह ने दिया था। हाँ। उन्होंने अपने लोगों को कहा था कि फेंकू के पोस्टर लगा दो, फेंकू आया, हाँ। दिल्ली में फेंकू आया। हाँ। तो उन्होंने वो पोस्टर लगा के बहुत सारे ई रिक्शा दौड़ाए थे। हाँ। और ये नाम तब चला था। अच्छा। लेकिन तब उसका फायदा मोदी को हुआ था। हाँ। क्योंकि जब आप वक्त से पहले अगर चीरा लगाएंगे तो जो जख्म है वो भरेगा नहीं। हाँ। और वो और फैल जाएगा और बढ़ेगा। तो इसलिए जो है अब जो सरकार है उसको लगता है कि हमारे नैरेटिव में कोई कमी है, क्योंकि हम भी जो लोगों को बात समझाते हैं, हम लोगों से हजम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पर रिएक्शन देते हैं और हमें जो है आईना दिखा देते हैं। और आईना दिखाने की वजह ये है कि जैसे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, उन्होंने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहा कि लोग मेरे बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें कहते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जनता के बीच में जो बात चलती है, जो सोशल मीडिया पे आती है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो या और लोगों के तरीके से आए, वो जो है सरकार तक पहुंच रही है और सरकार के कानों को ये आवाज़ें अच्छी नहीं लग रही। अभी पिछले दिनों जो है, जो आज ही खबरें आ रही हैं छन छन कर, वो ये आ रही हैं कि 9 मंत्रियों की और टेक्नोक्रेट्स की मोदी सरकार ने 15 जून को एक कमेटी बनाई थी और वो चाह रहे थे कि हम कैसे जो है मीडिया को अपने साथ जो है जोड़ सकें, कैसे उसे कंट्रोल कर सकें, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। अब उस कमेटी की जो रिपोर्ट है और उसमें जो जो लोग मंत्री शामिल थे, उनमें प्रकाश जावड़ेकर थे, उसमें जो हमारे विधि मंत्री हैं वो थे, उसमें स्मृति ईरानी थी, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, हमारे जो आवास मंत्री हैं हरदीप पुरी वो थे, अनुराग ठाकुर थे, और उसमें आप देखेंगे कि एस गुरुमूर्ति जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, आज के दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, वो थे, और एक उसमें जो थे सूर्य प्रकाश हैं जो प्रसार भारती के उन्होंने जिन्हें डीजी बना रखा है। अब इन लोगों ने जो रिपोर्ट सरकार को दी 6 मीटिंग करने के बाद, वो बड़ी हताशा भरी हैं। वो ये बताती हैं कि जैसे कि रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमने जो तरीका अपनाया था रिपब्लिक टीवी के तरह से चीज़ों को ब्लास्ट करने का, और एस गुरुमूर्ति उसको सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि रिपब्लिक टीवी जिस तरह से एकदम से हमलावर हो जाता था, पोखरण टाइप स्टाइल जो है विस्फोट जैसे हो गया, तो उस सन्नाटे में सब चीज़ छिप जाती थी, तो वो जो है फेल हो गया। अच्छा। तो एक तरह से मैं इसे अपनी भाषा में ये कहूँगा कि जैसे आपने एक सांड पाला और वो खस्सी हो जाए, तो ये हाल जो है सरकार मान रही है कि रिपब्लिक टीवी का हो गया है। और इसीलिए स्मृति ईरानी कहती है कि हमें 20-30 ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो हमारे खिलाफ है, हमें उनको जो है परसुएट करना चाहिए,
अब परसुएट करने का सरकारी तरीका ये है, या तो MP MLA की तरह उन्हें रिश्वत दे के खरीद लो, या उनके घर पे जो है ED और CBI और दूसरी एजेंसी उनके छापे मार दो। नहीं, उससे मुझे लगता है कि उससे हालात और बिगड़ जाते हैं। सरकार शायद वो वाला तजर्बा शायद नाकाम होता जा रहा है। नहीं, अभी तक पूरी जोर शोर से जारी है। जैसे ही वो रेड मामले में भी जैसे ही वो रेड डालते हैं, वैसे ही कुछ मीडिया, सोशल मीडिया ये जो है ये उछाल देता है, और ऐसा लगता है कि वो, ये जरूर बात है कि जो लड़ने वाले लोग हैं, जिनको ये हताश करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, वो अलग थलग नहीं होते, बल्कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से देश के हीरो बन जाते हैं। जी, दे बिकम फाइटर। हाँ, यानी अगर हम किसी को कहें कि तापसी पन्नू है, जैसे अंग्रेजी में काउंटर प्रोडक्टिव कहते हैं, वो हालत हो जाती है। यस, वो आपने शब्द इस्तेमाल किया। और इसीलिए जो है हरदीप पुरी कहता है कि हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है इंटरनेशनल मीडिया में, वो गलत हो गई है, तो हमें उसे सुधारना है। और सुधारने के लिए इनको और कोई तरीका नज़र नहीं आता, बल्कि इन्हें लगता है जो सरकार के तरीके होते हैं कि किसी तरह से लोगों को फुसलाया जाए, बहलाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, किसी तरह साम दाम दंड भेद, इन चारों तरीके से काबू करें। और अगर काबू ना हो तो फिर तो वो कहते हैं पुलिस है, यूपी की पुलिस को इस बारे में महारत हासिल है कि यूपी में पुलिस कहती है कि जो भी आदमी कुछ गड़बड़ करे उस पर जो है आप जो है ये कहो ये देशद्रोही है, और उस पर देशद्रोह का मुकदमा शुरू कर दो और उस पर UAPA लगा दो। अरे सब, वो रिपोर्टर जिसने नमक से रोटी खाते हुए देखा था और उसकी रिपोर्टिंग कर दी थी, उस पर UAPA लगा था बाकायदा सब पे। वहाँ तो आप देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा लोगों पे जो देशद्रोह और UAPA लगा है, और उन्हें कहा है कि आप सरकार की इमेज खराब कर रहे हो। ये भी एक देशद्रोह का एक आरोप है आज के दिन। सही। आप देखिए अभी सुप्रीम में जब आप कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया था, तब सब लोग बड़े खुश थे कि मोदी जी ने कर दिखाया, मोदी जी ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। तो मेरे साथ मेरे एक वकील थे साथी, तो वो बैठे थे, मिस्टर दलाल सीनियर वकील हैं, तो हम लोग हाई कोर्ट में अपने बार की कैंटीन में बैठे हुए थे, तो बोले जी देखो मोदी जी ने कर दिया। मैंने मोदी जी को इस काम के लिए जीवन में रिपेंट करना पड़ेगा, और दफ़ा ये अनुच्छेद 370 है दोबारा वहाँ पर लागू होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह वहाँ पर 90 लाख लोगों को जेल खाने में आज भी तब्दील करके रखा हुआ है। और जब आप देखिए फारूक अब्दुल्ला ने जब कहा अनुच्छेद 370 को हटना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर 370 हटने के बाद जो है नहीं हटा, और अगर चीन की सेना अगर कश्मीर में आ गई तो लोग उसका स्वागत करेंगे। तो इस पर एक इनके भक्त ने सुप्रीम कोर्ट में एक PL डाली कि इसका ये बयान जो है देशद्रोही का काम है, और इस पे इनको जो है बुक किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों ही ये कहा कि ये कहना कि 370 हटनी चाहिए, या अगर चीन की सेना कश्मीर में आ जाती है और कश्मीर के लोग हालात के मद्देनज़र जो है चीन की सेना का स्वागत करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना कि देशद्रोही है। ये बात उन्होंने कहा कि ये एक आदमी की व्यक्तिगत जो है ओपिनियन है, और उसमें उन्होंने जो जिस आदमी ने PL डाली थी उस पर 50 रुपये जुर्माना भी किया। जी, फारूक अब्दुल्ला वाले केस में ना, फारूक अब्दुल्ला वाले में। तो इसका मतलब है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े सटीक तरीके से कहा है कि अगर आपकी किसी बात से हिंसा नहीं फैलती, अगर आपकी किसी बात से हिंसा नहीं फैलती तो उसे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं रख सकते, आप उस पर 124A के तहत जो है मुकदमा दायर नहीं कर सकते। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट अब से ही नहीं कह रही, ये केदारनाथ सिंह का जो मामला था गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पटना का, उससे ही सुप्रीम कोर्ट लगातार कहती आई है कि अगर आप हिंसा नहीं फैलाते, अगर आप हिंसा को फैलाने के लिए नहीं बात करते, तो आपके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। लेकिन सरकारें नहीं मानती, और सरकार लगातार लगी रहती हैं कि वो लोगों को किसी ना किसी बहाने से देशद्रोही कहें, और देशद्रोही कहने से उनको लगता है कि जो देशभक्त लोग हैं वो अपने को देशभक्त सिद्ध करने के लिए सरकार के पीछे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि सरकार सही कर रही है। अच्छा, मुझे इस देशद्रोही पर एक बात याद आ रही है, वो जो आपने अभी सांड के खस्सी होने वाली बात कही, वो बड़ी अजीब सी बात है, शायद किसी को अनपार्लियामेंट्री लगे, लेकिन देशद्रोह, देश प्रेम, राष्ट्रीयता, उस सब का इस्तेमाल एक वहाँ से शुरू हुआ। शायद लोगों को याद होगा नेशन वांट्स टू नो, नेशन वो तो इन्होंने खुद 9 मंत्रियों ने उसको कहा है। इसका मतलब लगता है कि मोदी जी और बीजेपी के सारे लोगों ने मिलकर जो है इस सारे नैरेटिव को, रिपब्लिक भारत का किस तरह संचालन हो, इन्होंने तय किया। और इसीलिए आप देखेंगे कि वो लगातार जो है इन बातों को लेकर जो है अब बड़े हताश हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी की जिस तरह से पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, और रिपब्लिक टीवी का जो तौर तरीका है वो जो TRP स्कैम सामने आया, उसके अलावा उसने खुदकुशी के लिए मजबूर किया, और जो कुछ वो रोज़ाना देश में आग लगाने की बात करता रहा है, मैं बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ, चूँकि देश में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काना
ये काम वो करता रहा है। तो जाहिर है वो उसी तरह से एक राष्ट्रवाद, देश जानना चाहता है और नेशन वांट टू नो, ये इनकी एक मिली जुली एक थियोरी है, कॉमन थियोरी, उसी का हिस्सा था ये, आप ये कह रहे हैं। अब तो ये सरकारी दस्तावेज है। हाँ। 9 मंत्रियों के समूह ने जो कहा है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ। वो एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें कि मुख्तार अकबर नकवी कह रहा है कि खबरों का जो नैरेटिव है, हाँ। वो हमारे खिलाफ जो खबरें फैलाई जा रही है वो फॉल्स खबरें हैं, झूठी खबरें। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि ये जो झूठी खबरें फैला रहे थे वो एक सच्ची खबरें। जी वो तो जब मैं मुख्तार अकबर नकवी का ये बयान पढ़ रहा था, हाँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ये तो वो पुराना चुटकुला हो गया कि एक आदमी से पूछा गया भाई चाय लाभदायक है हानिकारक? हाँ। तो उसने कहा चाय लाभदायक है हानिकारक इस पे डिपेंड करता है, अगर किसी को पिलानी पड़े तो हानिकारक है, हाँ। और कोई पिला दे तो लाभदायक है। जी तो जब तक ये जो है फॉल्स न्यूज़ का प्रोपेगेंडा करके अपनी जो है पावर बढ़ा रहे थे, अपने वोट बढ़ा रहे थे, अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, तभी बड़े खुश थे। जी। और अब जब लग रहा है कि फॉल्स न्यूज़ का नैरेटिव हमारे खिलाफ पड़ रहा है, तो ये जो है हताश हो गए कि जी फॉल्स न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मुझे फॉल्स न्यूज़ का जो तौर तरीका है, लिखने वाले के दिमाग पे रहता है। हाँ। जैसे मैं एक बचपन में छोटा था तो एक खबर पढ़ी अखबार में कि रामलाल की मौत हो गई और रामलाल ने मरने के बाद अपनी सारी संपत्ति जो है अनाथ आश्रम को दान कर दी। तो मैंने आगे पढ़ी खबर, तो उसमें नेक्स्ट पैरे में लिखा था रामलाल की मृत्यु हो गई, उससे सारी संपत्ति जो है अनाथ आश्रम को दे दी, और उसकी संपत्ति में उसके 9 बच्चे थे जो अनाथ हो गए। अच्छा, यानी अपने ही बच्चों को नहीं, मरने के बाद वो वहां चले गए। हाँ सही। तो सही। एक तरह से आपको पहले पैरे में लगेगा रामलाल जो है बड़ा समाज का भला करने वाला आदमी है, दूसरे में पता लगेगा इस निकम्मे ने कोई बच्चे पैदा करने के लिए कोई काम ही नहीं किया और ये बोझ छोड़ गया। बच्चों को बोझ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये खबरें का नैरेटिव लिखने वाले के दिमाग से बिल्कुल 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 कि आप किसी चीज को कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ खत्म करते हैं। तो बीजेपी जो है इस मामले में आज के दिन इन सारे एमपीओ की और सारे मंत्रियों की सारी बात पढ़ो तो लगता है कि वो सारे के सारे जो है डरे हुए हैं। और स्मृति ईरानी ने तो कहा है कि भाई 50-50 में जो है ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो 50 लोग हमारे घोर समर्थक हैं और 50 ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो हमारे घोर विरोधी हैं। तो जो इनको हमें जो है कलर्ड पत्रकार या चिंतक या विद्वान या बुद्धिजीवी कहना चाहिए कि ये भगवा ब्रिगेड के हैं, ये जो है ब्लैक ब्रिगेड के हैं, ये एंटी नेशन ब्रिगेड के हैं। तो सरकार जो है अपने आप में जो है अघोषित रूप से ये करना चाहती है कि वो पत्रकारों को, समाज में असर डालने वाले बुद्धिजीवियों को उनके गले में पट्टा पहनाना चाहती है कि इसके गले में जो है हमारा जो है केसरी पट्टा है, इसके में जो है तिरंगा वाला पट्टा है, इसके में जो है वामपंथी पट्टा है। अच्छा, तो अब ये बात समझ में आ रही है कि ये जो पट्टा डालने वाली बात जो आप कह रहे हैं, कैटेगरी बनाने की बात, अभी पिछले दिनों जो आईएनबी मिनिस्टर और इनके वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सोशल मीडिया के बारे में, उसमें बाकायदा ये कहा था कि साहब अभी पता ही नहीं चलता कि कौन सी वेबसाइट और कौन सा चैनल कौन चला रहा है, इसलिए वो डिटेल हमें चाहिए सबकी और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इन सब लोगों के गले में पट्टा डालने की तैयारी हुई, यही हुआ ना? नहीं ये वो तो 50 लोगों को ढूंढ के अच्छा वो चाहती है 50। अगर जैसे आप जो कह रहे हैं कि सबका कर दें, तो आप सरकारें बेवकूफ़ी करती हैं और हमेशा करती रहती हैं। ये नहीं कि एक सरकार करती है दूसरी नहीं करती। मुझे याद है जब चिदम्बरम जी की सरकार थी तो एक बार उन्होंने कहा कि सब लोग जो है कंपलसरी, और वही बात को जो है अरुण जेटली ने भी किया कि सब लोगों को जो है कंपलसरी अपनी जो है IT रिटर्न भरनी है। तो लोगों ने 80 करोड़ जो रिटर्न आ गई। अब ये बड़े दुखी कि हम तो जो है साल में 3 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न को हैंडल ही नहीं कर सकते, अब इनको रखेगा। रखेगा तो सरकार ने फिर 3 साल बाद बड़ी अकलमंदी दिखाई, बोले नहीं जी हम ये सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है 0 रिटर्न फाइल कर देते हैं। जी। तो सरकार जो है लोगों को परेशान करने के तरीके ढूंढती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जैसे ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके लिए आपको 10 सुपर कंप्यूटर चाहिए जिसको आप रजिस्टर्ड करो और फिर उनको एनालाइज करो और उनको प्रोसिक्यूट करो। तो कैसे करोगे? तो ये जो आपने कहा 10 सुपर कंप्यूटर के अलावा 2-4 अकलें भी चाहिए। अकल का तो सरकार से हमेशा मैं कहता हूँ खानदानी बैर होता है कि सरकार वो सब काम करती है। जो कई बार गूगल मैप आपको दिखा देता है ना कि मकान बगल में होगा, लेकिन रास्ता दिखा देगा कि झुग्गी झोंपड़ी से होकर आपको आना है। तो आप जो परेशान हो जाते हो कि गूगल बाबा ने परेशान कर दिया। तो सरकार जो है गूगल की जो विरासत है, वो गूगल को जो विरासत मिली है वो सरकारों से मिली है। उसकी बुद्धि भी वैसे ही भ्रष्ट हो जाती है। और जो आप बात कर रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद ने और प्रकाश जावड़ेकर ने जो कहा कि भाई सोशल मीडिया को हम कंट्रोल करना चाहते हैं और उसमें 5 साल की सजा देंगे अगर आपका कंटेंट गलत है, तो ये दरअसल जो है अंग्रेजों के ज़माने का कानून है जिसको हम बोलते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867।
1867 में अंग्रेज लाए थे, 154 साल हो गए। और इसकी के माध्यम से सरकारें जो है वो प्रेस पे कंट्रोल करती हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, पब्लिशर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, 2 कॉपी भेजना जरूरी है, पुलिस आपका वेरिफिकेशन करेगी। ये सारी ताकतें जो है सरकार ने ले रखी हैं। और ये जो अमेंडमेंट है जिसको ये प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद नाम लेना भूल गए, ये दरअसल उसी में है। अच्छा, ये उसी में है, उसी में उस एक्ट में ही है। उसका एक्ट का नाम जो इन्होंने रखा है अभी, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये चूंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इन्हें नाम याद नहीं आया। और इसे जब नाम याद नहीं आया तो हल्ला गुल्ला करके इन्होंने कह दिया मीडिया अमेंडमेंट एक्ट है। तो मीडिया अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये 154 साल पुराना अंग्रेजों के समय का एक्ट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपके, यानी मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी तैयारी से कागज लेके आए नहीं थे, ये पढ़ के भी बता दें? कोई मंत्री को कोई बताए तो पता चले। मंत्री तो अपने आप में आप समझो लाउड स्पीकर होता जी, है, माइक किसी के पास होता है। मंत्री का काम तो होता है कि फेस पे आके, जैसे कोई प्रोडक्ट की हीरोइन होती है वो कहती है ये फलाने साबुन से नहाती हूं, मतलब वो लिपसिंग करनी होती है, सिर्फ आवाज कहीं और से आ रही है। आवाज कहीं से आ रही है, बोल कोई रहा है, सुन कोई रहा है, कानून में नाम किसी का आ रहा है। जी, ये वाली बात है। तो अब आप इसको आने वाले वक्त में किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से ये मीडिया को ऑलरेडी इतना तो कर चुके कि हर आदमी बहुत जल्दी से, जिस मीडिया से भी नाराज होता है उसे गोदी मीडिया कह देता है बहुत जल्दी से, वो मतलब आदत हो गई है। तो अब इससे आगे और कितने कदम और आगे चलेंगे कि मतलब और ज़्यादा जलील होना है, क्या होना है? जलील की नहीं है, बेसिकली बात है क्रेडिबिलिटी की। हाँ, वही क्रेडिबिलिटी अगर आपकी नहीं रहेगी, जैसे अभी राहुल गांधी ने कहा कि भाई आरएसएस जो है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है, और आरएसएस ऐसा संगठन है जो देश के विरुद्ध काम करता है। तो आप देखेंगे तुरंत जो है बयान आ गया मंत्री जी का, प्रकाश जावड़ेकर का, कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश को राष्ट्रभक्ति सिखाता है। तो तभी मैं अचानक देख रहा था तो आरएसएस के बारे में 1948 में सरदार पटेल ने जब आरएसएस को बैन किया तब कहा कि ये जो है देश के विरुद्ध काम करने वाला संगठन है, ये देश को बर्बाद करना चाहता है। सरदार पटेल ने कहा, सरदार पटेल ने 17 जुलाई 1948 को ये कहा, ये उनका बयान है, छपा है और गजट में है। और हमने जो है इस संगठन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और देश को बर्बाद करने के अपने मंसूबों में जुटा हुआ है। तो आरएसएस के बारे में अगर हम प्रकाश जावड़ेकर की बात को सही माने या हम जो है सरदार पटेल की बात को सही माने, तो मेरे जैसा आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ता रहता है, उसको लगता है कि सरदार पटेल जो है कोई मूर्ख आदमी तो थे नहीं। जी। देश के गृहमंत्री थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बहुत बड़े वकील थे, और उन्होंने अपनी कीमत पर अपना जीवन जो है जिया। तो उनका कहना आरएसएस के बारे में मैं ज़्यादा सही मानता हूँ, ना कि प्रकाश जावड़ेकर या इन लोगों का, क्योंकि ये लोग तो संघ के बारे में कुछ सबकी संघ के यानी ये इनकी हैसियत जो है संघ में जो है एक तरह से कारिंदे की है। ये संघ को समझा नहीं सकते, आप ये गलत कर रहे हैं। ये तो संघ से जो आदेश आता है, जैसे हमेशा आरएसएस की एक काम करने की प्रणाली है कि सूचना आई है, सोचना बंद कर दो। तो सूचना क्या मतलब, जो आरएसएस से कोई भी हुक्मनामा आता है वो उसको ये कहते हैं सूचना आई है। सही। और सूचना आई है, सोचना बंद कर दो, मतलब ये है अब आपकी हैसियत जो है टेप रिकॉर्डर की है। जो 5 लाइनों का या 5 पेज का जो आपको एक वो दिया गया है मजमून, उसको आपको बोलना है। अब तोते की तरह बोलते रहो कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं चुंगेंगे। लेकिन जो तोते होते हैं वो सीखते नहीं। शिकारी आता है, उसे पता होता है कि तो तोते हैं, इनको कोई अकल तो है नहीं, तो वो फिर अपना आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है। और तोते जो है आते हैं, फिर बार बार बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं चुगेंगे, और चुग रहे होते हैं, सारे फंस जाते हैं। फंसने के बाद भी वही बोलते हैं। तो आरएसएस ने जो पिछले 100 साल होने जा रहे हैं, अब उनको 4 साल बचे हैं, तो उन्होंने तोतों की किस्म पैदा की है। उन्होंने कोई बुद्धिमान लोग पैदा नहीं किए, और इसीलिए उनकी सबसे मजबूरी होती है कि वो हथकंडे अपनाते हैं जिससे देश में अफवाहें फैलें। इंदिरा गांधी के बारे में आपको याद होगा, वो कहती थी कि हिंदुस्तान में अफवाह फैलाने की फैक्ट्री जो है वो सबसे बड़ी जो है आरएसएस है। तो आरएसएस हो या ऐसे जो संगठन हो, नाजी संगठन हो, चाहे फासिस्ट संगठन हो, वो जो है झूठ को फैलाने में लगते हैं। और जब सच का उनका टकराव होता है, तो जैसे कांच के गिलास को आप शीशे के गिलास को आप जो पत्थर पे मारें तो नुकसान पत्थर का नहीं होगा, कांच के गिलास का होगा। तो इनके सारे जो भ्रम है, जो इनके प्रोपेगेंडा है, वो बेचारे खराब हो जाते हैं। और इसीलिए मंत्रियों को बुलाकर तय करना पड़ता है कि किस तरह हम अपनी बात को अमली जामा पहना सकें कि भाई लोग इसे सच मान लें। अच्छा, मीडिया में तो ये सब हो गया, जो कुछ हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं। आप ये बताइए, क्योंकि चलते चलते किसान आंदोलन का नतीजा क्या होगा? अब आपको क्या लगता है? आप कहाँ? देखिए, मैं पहला आदमी हूँ जो अपनी राय को जब तक नहीं बदलता जब तक मुझे कोई स्पष्ट प्रमाण ना मिल जाए। मेरा पहले दिन से मानना है कि किसान आंदोलन हर हाल में सफल होगा।
और मैं ये कहूँगा कि किसान आंदोलन आज जो है दिल्ली के बॉर्डर पे तो है ही, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर से जाकर ये जो है गांव में, कस्बों में, गलियों में, शहरों में, हर जगह फैल गया और इतनी शिद्दत के साथ फैला है कि नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को दिक्कत हो रही है कि कैसे अपने को जनता के बीच में पेश कर सकें। वो कपड़े उतार लेते हैं अपने, अब वो भगवा पहने हुए लोग आपको नहीं नजर आएंगे। अभी आप कुंभ के मेले में अब अब ये देखने की बात है कि भगवा वाले लोग अब नजर नहीं आते, ना वो कमल के फूल वाली पट्टियां नजर आ रही हैं, लोग डर गए हैं खुद। अब अच्छा, एक चीज और, ये जो आप अपनी बात पूरी कर लें पहले किसान। तो अब जैसे कुंभ का मेला हो रहा है, इसलिए सरकार को लगा कि हमारी पोल पट्टी खुल रही है तो कुंभ के मेले के दिन कम कर दिए। कुंभ के मेले की कोई खबर नहीं आती, नहीं तो आधा विज्ञापन में जो कुंभ का जो खर्चा होता था विज्ञापन में होता था कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता कि लोग जो है एक तरह से, जैसे कि अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मोदी जी की फोटो जो है पेट्रोल पंप पे लगी है वो उतार दो, तो लोग जो है मोदी जी की फोटो देखते हैं तो वो कहते हैं हमारे को जख्म भी दे रहा है और उस पर जो है नमक भी रगड़ रहा है और अपनी मुस्कुराती फोटो दे रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को किसी ने समझाया होगा कि इसकी वजह से बीजेपी के वोट कम हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 साल में कभी भी मोदी जी की फोटो किसी भी चुनाव के दौरान भी कहीं भी नहीं हटाई है, लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हटा दो, क्योंकि उन्हें पता है कि नेगेटिव। अब पेट्रोल पंपों से फोटो हटेंगी, हट गई, 72 घंटे में हटाने का उन्होंने नोटिस दिया है। ये तो मोदी जी के लिए अच्छा नहीं है। तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और गरीब महिला वो अपना गैस वैस से खाना बनाती हुई, वो सारी चीज़ें देखते थे आप लोग। अच्छा, अब अभी एक और नई खबर आ रही है कि दिल्ली में कुछ जगहों पर, शायद पूरी दिल्ली में, मॉक ड्रिल किस्म की हो रही है और वो है रास्तों को बंद करने की। और उसे कहा जा रहा है कि कंटिजेंसी में अगर कोई इमरजेंसी हुई, वो लोगों को आदत हो जाए कि रास्ते बदल के कैसे निकलना है। वो क्या कुछ कहानी है, अब क्यों है ऐसा? सरकार लोगों में डर पैदा करना चाहती है। जब आपसे डर वैसे नहीं होता तो आप मॉक ड्रिल करेंगे या डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग जो है डर नहीं रहे। नहीं, वो ऐसा तो नहीं है। वो जो टिकैत ने 4 लाख या कितने ट्रैक्टर दिल्ली भेजने की तैयारी की बात कही है, नहीं, वो उन्हें आना नहीं, उससे डर के तो ये नहीं। अगर वो आना चाहें तो हमारी सरकार रोक नहीं सकेगी, लेकिन आने से किसान आंदोलन के हितों को नुकसान होगा। तो इसलिए किसान आंदोलन के हितों को जिंदा रखना है। तो ये गीदड़ भड़की जैसे होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये वैसी भड़की है। किसान दिल्ली नहीं आएंगे, अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली के नक्शे पे नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने आज के समय में नब्ज पकड़ ली है देश की राजनीति की कि इनको हराना है तो वोट से हराओ। अब तो घर और कूचे में हराओ। अब तो किसान वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं आसाम भी जाएंगे, जहां जहां इलेक्शन होंगे वहां जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शन हारने का सीजन शुरू हो गया बीजेपी का? देखिए, बीजेपी को उम्मीद की किरण जो है सिर्फ एक ही जगह है, जो बीजेपी को लगता है कि हमारी जो सरकार असम में है वो बच जाएगी। लेकिन आज के दिन जो हालात हैं, असम में उनकी सरकार नहीं बननी, केरल में उनकी सरकार नहीं बननी, उनकी सरकार जो है आप देखें तमिलनाडु में नहीं बननी, पौडेचेरी में नहीं बननी। तो उनके पास जो है बंगाल में वो फूफा जरूर करेंगे, लेकिन पिछली बार जैसे हुआ था कि सीपीएम का वोट जो है वो बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया था। लेकिन इस बार जो अभी आप देखेंगे ब्रिगेड परेड मैदान में जो सीपीएम और कांग्रेस की रैली हुई जिसमें 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, वो इतनी सक्सेसफुल थी कि सीपीएम जो है अब लड़ने के पूरे मूड में है। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पर बंगाल में ममता नंबर 1 पे रहेगी, बीजेपी नंबर 3 पे रहेगी और कांग्रेस और सीपीएम जो है लेफ्ट जो है वो अलायंस 2nd नंबर पे रहेगा। तो आज के दिन अगर टोटल सीटों का अगर हम देखें 1200 सीटों पे जैसे चुनाव है, तो मुश्किल से बीजेपी जो है 70-80 सीटें जीतने की हालत में भी पूरे देश में नहीं होगी, 5 राज्यों में। तो इनकी हालत बड़ी खराब होने वाली है। और इसलिए पंजाब ये जो है बाजार बार बार जो है वहाँ पर अपने नारे बदल रहे हैं। आप देखेंगे कि बंगाल में पहले इनका नाम था जय श्री राम, तो लोगों ने वहाँ कहना शुरू कर दिया जय श्री राम जो है लोकतंत्र का हत्यारा है। तो लोकतंत्र के हत्यारे का मतलब ये है कि लोकतंत्र में तो लड़ाई 2 पार्टियों की है। अब मैं कहूँ जी मेरे साथ जय श्री राम है तो आप कहेंगे मेरे साथ माँ दुर्गा है, तो माँ दुर्गा है तो भगवानों की लड़ाई तो नहीं हो रही। वोट तो लोगों को मेरी शक्ल पे देना है या आपकी शक्ल पे देना है। ये मान लो कल को मान लो जय श्री राम के नारे पे बीजेपी जीत जाती है और लोग इनसे निराश होते हैं, तो जय श्री राम को थोड़ी माँ बहन करेंगे। तो वो तो जो सामने सत्ता में होगा उससे ही लड़ेंगे। तो इन्होंने जो है वो नारा इनका जो है भोथरा हो गया है। अब इनको बड़ी पशोपेश में है कि कैसे करें। और इसीलिए मोदी जी जो अब देखेंगे 26 तारीख को जो है 26 मार्च को होली से 2 दिन पहले जब वोट होने वाले हैं अगले दिन ही, तो बांग्लादेश जा रहे हैं। अच्छा। ताकि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश भाषी है वहाँ की सरकार मेरी कोई प्रशंसा कर दे। तो वो जो है मोदी जी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। यानी कलकत्ता के बगल में बांग्लादेश की राजधानी ढाका जाकर
वो बंगाल के चुनाव में प्रचार करेंगे ताकि वोट मिल जाए। जी जी। तो मोदी जी जो मैंने एक दुनिया में अकेला आदमी देखा है मोदी जैसा, जो हमेशा जो है सोते उठते बैठते बस यही सोचता है कि इस काम करने से मुझे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब देश की कोई परवाह नहीं है। नहीं, परवाह तो उन्हें दो आदमियों की है। वो अडानी अंबानी है। वो उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं, एक आंख अडानी की है, एक अंबानी की है। अगर आप मोदी जी की दो आंख देखें, मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे एक में तो अडानी नजर आता है, एक में अंबानी नजर आता है। और मैं कहता हूँ ये आदमी हंस रहा है तो ये देखो दोनों आदमी बड़े खुश हैं। हाँ, ये मेरा सोच है। तो ये बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी। आपने दो चीज़ें बहुत अहम बताई। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें हटनी शुरू हो गई, यानी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हटाइए। पहली बार का है। हाँ, ये पहली बार का। ये देखिए, हिम्मत नहीं कर सकता इलेक्शन कमिश्नर आज के हालात में मोदी जी की मर्जी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने। मैं कहता हूँ हमारा राष्ट्रपति नहीं कर सकता। मैं वही कह रहा हूँ। आप समझिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में क्या होता है। राष्ट्रपति का मतलब है वो राष्ट्र का प्रधान है, प्रमुख है। और प्रधानमंत्री क्या है, वो सरकार का प्रमुख है। लेकिन हिंदुस्तान में वो कह रहा है कि सरकार का प्रमुख जो है राष्ट्र के प्रमुख को, जैसे कहते हैं कठपुतली का नाच चाहते हैं वो नचा रहा है। जी जी। तो इसीलिए जो है लोगों को लगता ही नहीं कि आज के दिन किसी आदमी से पूछो कि राष्ट्रपति बड़ा है प्रधानमंत्री बड़ा है, लोग कहेंगे मोदी जी बड़ा है। और ये जो राष्ट्रपति है गोविंद साहब जो है वो जानते ही नहीं लोग, उनके नाम भी नहीं जानते लोग, नाम ही नहीं ले पाते, कहीं तो कोविड लिख देते हैं। हाँ, वो नहीं। एक दूसरी बात मैं जो कहने वाला था वो ये कि फोटो हटाने का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का बगैर मोदी जी के कंसेंट से नहीं हो सकता। आ ही नहीं सकता ना। इसका मतलब मोदी जी अपनी खुद पॉपुलैरिटी कम होने को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उन्होंने खुद अपनी तरफ से कहा है कि मेरे फोटो हटवा दो। तो कोई प्रधानमंत्री अगर अपने फोटो हटवाने तक पहुंच चुका है तो आने वाला वक्त क्या होगा वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। किसान अब इनको इलेक्शन जीतने नहीं देंगे, ये भी बात साफ हो रही है। तो हालात दिन ब दिन, बहरहाल नफरत फैलाने वालों का नतीजा यही होना था और होना है। अभी आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। 5 स्टेट्स के इलेक्शन होने हैं और किसान की बात सुन नहीं रही सरकार, और किसान ने बिल्कुल अपने आप को इलेक्शन के कैंपेन में झोंक दिया है। ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है इस देश का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। रविंद्र कुमार जी बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और फैक्ट्स बहुत होते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।